नमस्कार। आज हम विजय माल्या के सफर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। मतलब उनके शिखर पर पहुंचने से लेकर उनके पतन और जो आजकल कानूनी उलझनें चल रही है ना, उस पर। जैसा हमें स्रोतों से पता चला है, ये स्रोत बताते हैं कि कैसे उनका बिजनेस फैला, फिर किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हुआ, उतार चढ़ाव, और फिर वो भारत से चले गए। उसके बाद यूके में जो लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है, काफी पेचीदा है ये सब। तो चलिए इन्हीं जानकारियों को थोड़ा खंगालते हैं, समझते हैं कि विजय माल्या की कहानी में अब तक क्या हुआ है और शायद आगे क्या हो सकता है। एक वक्त था सब उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे। आज आज तो स्थिति बिल्कुल अलग है। शुरुआत अगर देखें तो सिर्फ 28 साल की उम्र में सोचिए, यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन बन गए। किंगफिशर बियर को तो मतलब दुनिया भर में फैला दिया। फिर 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। वो अपनी प्रीमियम सर्विस के लिए काफ़ी जानी जाती थी और साथ ही स्पोर्ट्स में भी उतरे, बड़ी एंट्री ली। 2008 में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और उससे पहले 2007 में फोर्स इंडिया F1 टीम भी खरीदी। और उनकी लाइफस्टाइल, वो आलीशान जीवन शैली, बड़े याच, शानदार घर, वो बैंगलोर वाला स्काई मेंशन पेंट हाउस, वो सब तो हमेशा ही चर्चा में रहा। हाँ, बिल्कुल। और ये जो विस्तार था ना, ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पहलू भी शुरू होता है। किंगफिशर एयरलाइंस का डूबना, जो 2012-13 तक आते आते बिल्कुल साफ दिखने लगा था। कर्ज बहुत बढ़ गया था, करीब 9,000 करोड़ का भारी कर्ज। फिर कर्मचारियों का वेतन महीनों तक नहीं मिला, एयरलाइन बंद हो गई, लाइसेंस रद्द हो गया, और फिर बैंकों ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, मतलब जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला। यह सिर्फ एक टैग नहीं था, इसने उनकी साख पर बहुत गहरा असर डाला और आगे की मुश्किलों की नींव समझ लीजिए यहीं से पड़ी। फिर आया मार्च 2016। वो भारत छोड़कर यूके चले गए और उसके फौरन बाद ही उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। और यहीं से यूके में शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई, बहुत लंबी। अप्रैल 2017 में तो उन्हें लंदन में गिरफ्तार भी किया गया, धोखाधड़ी के आरोप में। यूके की अदालतों ने उनके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी भी दे दी। यहां तक कि 2020 में उनकी जो आखिरी अपील थी वो भी खारिज हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रत्यर्पण अब तक नहीं हुआ है। क्यों? सही कहा। और इसकी वजह बताई जाती है एक गोपनीय कानूनी प्रक्रिया। इसी के चलते प्रत्यर्पण रुका हुआ है। अब ये प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में स्रोत ज्यादा कुछ नहीं बताते। अक्सर ऐसे मामलों में शरण या मानवाधिकार जैसे पहलू होते हैं, पर माल्या के केस में असल वजह क्या है ये साफ नहीं है। और इसी के साथ साथ यूके में उन पर दिवालियापन की कार्यवाही भी चल रही थी। जुलाई 2021 में यूके की अदालत ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया। अच्छा, दिवालिया घोषित कर दिया। और इस आदेश के खिलाफ भी उन्होंने अपील की थी। हाँ, की थी, लेकिन वो अपील भी अप्रैल 2025 में खारिज हो गई। इससे क्या हुआ कि उन पर लगभग 1 बिलियन पाउंड यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी पक्की हो गई। 11,000 करोड़? जी। पर वो अभी भी इस दिवालियापन के आदेश को रद्द करवाने की कोशिश में लगे हैं। अगली सुनवाई अक्टूबर 2025 में है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है जो इन स्रोतों में सामने आया है। वो है भारत में वसूली का आंकड़ा। बिल्कुल। और यही अब उनकी कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गया है। हुआ यह है कि भारतीय एजेंसियों और बैंकों ने उनकी जब्त की गई संपत्तियों से 14,131 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा? हाँ। जबकि जो अदालती ट्रिब्यूनल था उसने कर्ज की मूल रकम तय की थी लगभग 6,203 करोड़। ओ, मतलब वसूली तय कर्ज से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। एग्जैक्टली, दोगुनी से भी ज्यादा। गोवा का वो मशहूर किंगफिशर विला हो या बैंगलोर का स्काई मेंशन पेंट हाउस, कई संपत्तियां या तो जब्त हो चुकी हैं या बेची जा चुकी है। यूके में भी उनकी कुछ लग्जरी गाड़ियां जैसे फरारी और रेंज रोवर, उनको बेचने की मंजूरी मिल गई है। तो उनका मुख्य तर्क अब यही है कि भाई जब कर्ज से इतना ज्यादा पैसा वसूला जा चुका है तो फिर यूके में ये दिवालियापन की कार्रवाई क्यों और आगे वसूली क्यों? वो इसे अन्यायपूर्ण बता रहे हैं और इसी आधार पर यूके की अदालत और कर्नाटक हाईकोर्ट में भी राहत मांग रहे हैं। हाँ, उनका यही दावा है कि बैंकों का रवैया अब वसूली का नहीं बल्कि सजा देने वाला हो गया है। और इसी बीच अपनी बात रखने के लिए उन्होंने हाल ही में जून 2025 में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू भी दिया।
2016 के बाद शायद पहली बार उन्होंने इतनी खुलकर बात की है। उसमें उन्होंने किंगफिशर के जो पूर्व कर्मचारी थे उनसे माफी तो मांगी, लेकिन खुद को चोर कहे जाने पर उन्होंने सख्त ऐतराज जताया। और ये भी कहा कि अगर भारत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा मिले तो वो लौटने को तैयार हैं। हालांकि उस इंटरव्यू के दौरान उनकी एक महंगी घड़ी ने भी काफी ध्यान खींचा, करीब 40 लाख की बताई गई। ये क्या दिखाता है? देखिए, ये दिखाता है कि वो कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही पब्लिक परसेप्शन मतलब अपनी छवि को लेकर भी बहुत सजग हैं। वो अपनी कहानी, अपना पक्ष दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। फिलहाल तो वो यूके में ही है। खबरें ये भी हैं कि अब वो पहले से काफ़ी सादा जीवन जी रहे हैं, अपनी पुरानी क्लासिक कारों को रिस्टोर करने जैसे शौक पूरे कर रहे हैं। लेकिन कानूनी तौर पर देखें तो वो प्रत्यार्पण और दिवालियापन के दोहरे दबाव में बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो इन सारे स्रोतों से विजय माल्या की जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसे बिजनेस टाइकून की है जो कभी बुलंदियों पर था, फिर गिरा और अब एक बहुत ही जटिल, कई देशों में फैली हुई कानूनी जंग लड़ रहा है। खासकर ये बात की वसूली गई रकम तय कर से दोगुनी से ज्यादा है, ये पूरे मामले को न सिर्फ पेचीदा बनाती है बल्कि कई अहम सवाल भी खड़े करती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर सोचने वाली बात यह है कि जब किसी वित्तीय मामले में वसूली तयशुदा देनदारी से इतनी ज्यादा हो जाए तो न्याय की प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या हमारे मौजूदा नियम कानून ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए काफी हैं, खासकर जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जैसे ये है? ये स्थिति भविष्य के जो बड़े वित्तीय विवाद होंगे उनके निपटारे के लिए क्या संकेत देती है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।